जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी एक्साइज कांस्टेबल यानी कि आबकारी सिपाही भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। गाइस पहले आपको ये बताया जाएगा जो कि मेन चीज़ है कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप इस वीडियो को 2-3 मिनट तक वॉच कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। तो अगर आप एलिजिबल हुए आप आगे इस वीडियो को वॉच करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती आपकी 722 पोस्ट पर निकाली गई है। एंड गाइज इसमें वही कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे जिन्होंने पीईटी 2025 को क्वालिफाई किया था, यानी कि जो आपका प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था 2025 के अंदर, अगर आपने पीईटी 2025 दिया था और इसमें चाहे आपने कितने भी नंबर प्राप्त किए थे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्वालिफाइंग का जो एक नंबर होता है वो तय नहीं किया है। बस ये कहा है कि आपने पीईटी 2025 दिया हो और उसमें आपके ठीक ठाक मार्क हो। क्योंकि गाइज जब आप इसमें अप्लाई कर लेंगे इस वाली भर्ती में या फिर किसी भी भर्ती में जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें जो अप्लाई करने वाले कैंडिडेट की संख्या है उसको देखते हुए ये कट ऑफ तय करते हैं कि कितना पीईटी का स्कोर वालों को ये शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं मेन एग्जाम के लिए। तो आप इसमें अप्लाई तो कर सकते हैं, बट गाइज आपको बाद में एक शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट देखने को मिलेगी। अगर आपका उसमें नाम आ जाता है तो फिर आपका जो मेन एग्जाम है जिससे कि आपको जॉब मिलेगी उसमें आप अपीयर हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब ये तो हुई आपकी एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है अप्लाई करने की वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। पीईटी 2025 तो आपके पास होना ही चाहिए। अगर आपके पास पीईटी 2025 है फिर चाहे आप यूपी से है या किसी अन्य स्टेट से आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ आपके पास क्वालिफिकेशन के रूप में 12वीं पास होनी चाहिए। अगर आप 12वीं पास है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस बात करें एज लिमिट की तो एज लिमिट आपके 18 से 40 साल के बीच रखी गई है, जहां पर अलग से अपर एज लिमिट के अंदर जो SC ST उनको 5 साल की छूट और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। अप्लाई करने के लिए सभी कैटेगरी कैंडिडेट को सिर्फ 25 रुपये फीस पे करनी है। फॉर्म आप लोग 4 जून से लेकर के 24 जून 2026 तक भर पाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है। ये जो मैंने 2 कंडीशन बताई है अभी आपको कि एक तो आपके पास पीईटी होना चाहिए, दूसरा आपके पास 12वीं हो, तीसरी कंडीशन है कि अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपकी हाइट 167.6 सेंटीमीटर हो कम से कम और फीमेल लेते हो 152 सेंटीमीटर हो। चेस्ट मेल कैंडिडेट की बिना फुलाई 80 और फुला करके 85 हो जानी चाहिए। ये भी इसमें कंडीशन है अप्लाई करने की। अब आपको यहाँ पर सभी जरूरी चीज़ें मालूम हो गई होगी अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और गाइज अब आप अगर इसमें अप्लाई करना चाहते तो आप कैसे अप्लाई करेंगे इसके बारे में जानकारी जान लीजिए। उसके पहले आप देख सकते हैं कि कौन सी ये जो पोस्ट है आपकी कौन किस किस विभाग के अंदर निकाली है एंड सैलरी आपको कितनी मिलेगी और उस विभाग के अंदर किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। ये जानकारी आपको नोटिफिकेशन के अंदर देखने को मिल जाएगी, तो आप नोटिफिकेशन को एक बार रीड कर लेना। अब यहाँ पर गाइज जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप इसमें सभी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद एलिजिबल है और आपका पूरा इंटरेस्ट है इस फॉर्म को भरने का तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अगर बाई चांस आप रीडायरेक्ट होकर के वेबसाइट के होम पेज पर आ जाए इस वाले तो आप यहाँ से क्लोज करेंगे और उसके बाद नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट इस टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ पर एक वैकेंसी देखने को मिलेगी जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 8/2026 वाला और इसकी स्टार्टिंग डेट है 4 जून से 24 जून 2026। तो इसके सामने जो अप्लाई का लिंक है आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन गाइज यहाँ पर इस तरह से जानकारी आएगी। अब आप यहाँ पर आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन इसके ऊपर टिक करके आई एग्री इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आता है आपका पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर। मैं आपको बता दूं जो प्रोसेस मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया, अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो ही आप यहाँ पर सही तरीके वाला जो अप्लाई करने का प्रोसेस है उसके ऊपर आ जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट पता नहीं कौन से लिंक का इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर कहते हैं कि सर हम यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहे हैं तो आता है कि अभी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। तो या तो आप कोई और सा रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहे हो या फिर आप कुछ और जो प्रोसेस है उसको फॉलो किए हो। अगर जो प्रोसेस मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया ये प्रोसेस आप ऐसे ही फॉलो करेंगे और आपका जो पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर है या तो वो आपको आपके सर्टिफिकेट के अंदर देखने को मिलेगा पीईटी वाले या फिर पीईटी के एडमिट कार्ड के अंदर,
वो आप यहाँ पर डालिए और गेट OTP इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपका राशन नंबर सही हुआ तो आपके नंबर पर OTP जाएगा, जो कि आपने फॉर्म भरते समय PET का रजिस्टर किया था, वो OTP आप यहाँ पर डालिएगा और वेरिफिकेशन कोड डाल करके क्लिक है टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में का इंटरफेस क्या आएगा वो बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका PET का जो राशन नंबर है वो खो चुके हैं तो आप उसको अभी भी रिकवर कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वेबसाइट के होम पेज पर ही आना होगा, यानी कि जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं यहाँ पर आना होगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको यहाँ पर इसमें काफ़ी सारी जो डिटेल्स है वो देखने को मिलेगी। आप नो योर स्टेटस के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर, एंड देन नो योर राशन नंबर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर आपका नाम डालेंगे जो आपने PET के फॉर्म में भरा था, आपका फादर नेम डालेंगे जो आपने फॉर्म के अंदर भरा था, फिर यहाँ पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है इस तरह से, जैसे कि मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। फिर ये जो कैप्चा कोड है वो कैप्चा कोड यहाँ पर डाल देना है, और ये डालने के बाद में आपको सर्च के ऊपर क्लिक करना है। और देख सकते हैं यहाँ पर प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट PET 2026 राशन नंबर मेरे सामने आ गया है। तो अगर आपका नंबर खो भी गया था आप यहाँ पर उसको इस तरह से निकाल सकते हैं, और निकालने के बाद यहाँ पर डालेंगे जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, और फिर जैसे ही OTP आ जाए वो यहाँ पर डाल करके वेरिफिकेशन कोड फिल करके क्लिक है टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज आपने यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन PET 2025 के अंदर भरी थी वो सभी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर फिल हुई देखेंगे। बस आपको यहाँ पर आपकी इस वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट नंबर और जो पोस्ट है वो देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर इनमें से कोई भी जानकारी एडिट या चेंज नहीं कर पाएंगे, और मुझे लगता है कि UPSSC को यहाँ पर मौका देना चाहिए था कि आप UPSSC PET की जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी थी वो भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि गाइज बहुत सारे कैंडिडेट ने PET 2025 के अंदर गलती कर रखी है, किसी ने नाम के अंदर, किसी ने कैटेगरी के अंदर, तो वो अब यहाँ पर उसको चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आपको ऐसा लगता है आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अभी आप यहाँ से स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और एक सवाल देखेंगे जो कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के है। ये जो छूट है आयु सीमा के अंदर, ये जो SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलती है और OBC को 3 साल की, वो आपको तब भी मिलेगी जब आप इसमें नो करेंगे, क्योंकि ये उसके अलावा की छूट है। जैसे कि कोई आपको कोर्ट ऑर्डर के तहत छूट चाहिए, सेवा नियमावली के तहत छूट चाहिए, और अगर आप वो सिलेक्ट करते तो फिर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देनी भी होगी कि कोर्ट ऑर्डर क्या था, कोर्ट डेट क्या थी, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। तो सिंपली सभी कैंडिडेट को यहाँ पर नो करना है अगर आप SC/ST OBC भी है, क्योंकि गाइज छूट आपको वो तब भी मिलेगी अगर आप ओवर एज हो चुके हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपसे एक और सवाल पूछा कि आर यू ए रिसर्च स्कॉलर ऑफ द उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम, यानी कि आप एक रिसर्च स्कॉलर है जो चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम है उसके, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। अब यहाँ पर आपकी बेसिक एकेडमिक डिटेल है 10वीं 12वीं की, जो कि आपने PET के समय भर ली थी, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब आपको यहाँ पर कहा है मेन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण हो। यानी कि यहाँ पर आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आपने 10वीं की जगह पर डिप्लोमा किया है जो कि 12वीं के बराबर माना जाता है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर इस वाले सवाल में यस कर देना। यस करने के बाद में आपको बताना है कि आपने कौन से बोर्ड से आपकी जो 12वीं है वो की है, उसका नाम आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद किस साल के अंदर आपने आपकी 12वीं फिल कर ली थी 12वीं पास, तो 12वीं का जो ईयर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। वैसे 12वीं की इन्फॉर्मेशन आपने ऊपर भर रखी है, बट आपको अगेन यहाँ पर ये भरनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर जो आपका 12वीं का सर्टिफिकेट नंबर है या तो वो देना है, या फिर जो 12वीं का रोल नंबर है वो देना है, या फिर जो 12वीं का राशन नंबर है वो देना है। इनमें से कोई एक चीज़ आप दे देंगे, तीनों देना कंपलसरी नहीं है। और उसके बाद में मान लीजिए आप यहाँ पर दे रहे हैं 12वीं का सर्टिफिकेट नंबर, तो आपको बताना है कि 12वीं का सर्टिफिकेट किस डेट में जारी हुआ था। ये डेट आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगी। अब आते हैं नंबर सिस्टम, तो किसके अंदर आपके नंबर थे, परसेंटेज सिस्टम या ग्रेड सिस्टम। अगर ग्रेड सिस्टम है तो आपको यहाँ पर आपकी परसेंटेज काउंट करके लिख देनी है कि मेरी इतनी परसेंटेज बनती है, एंड अगर परसेंटेज सिस्टम है तो आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से आपकी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन फिल की है। उसके बाद में जो कैप्चा कोड आपके सामने आएगा नीचे की तरफ, वो आप यहाँ पर डाल देना, और उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना। ओके करने के बाद आप यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखेंगे। बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने भरी वो सब आपके सामने है। सभी इन्फॉर्मेशन चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और क्लिक है टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर आपका जो इन्फॉर्मेशन है फोटो एंड सिग्नेचर का वो देखेंगे। आपको यहाँ पर भी इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, जो कि आप कर ही नहीं सकते, तो आपको सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर फिर से इस तरह से जानकारी आएगी, आप
आप सभी जानकारी को चेक करते हुए यहाँ पर इस वाले सेक्शन पर आ जाएंगे, जहाँ पर आपको एज प्रूफ देना है, जिसमें कि आप 10वीं का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। फिर आपका निवास प्रमाण पत्र देना है, जो कि देना अनिवार्य नहीं है, अगर आपके पास है तो दे दीजिए, नहीं है तो कोई भी बात नहीं है, आप आराम से इसको खाली छोड़ सकते हैं। फॉर्म के ऊपर कोई भी निगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर आएगा कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि SC ST OBC को देना अनिवार्य है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपका सर्टिफिकेट 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो आपको इशू हो सकता है, इसलिए आपका 1 साल से ज़्यादा पुराना सर्टिफिकेट नहीं होनी चाहिए, और जितना ज़्यादा नया होगा उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप अभी बनवा करके इसमें उस डिटेल्स को भरेंगे तो भी अच्छा रहेगा। एंड वैसे 1 साल से ज़्यादा पुराना आप सर्टिफिकेट यूज मत करना, नहीं तो प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पर एज प्रूफ में सबसे पहले आपको बताना है कि जो आपका 10वीं का सर्टिफिकेट है वो किसने जारी किया है। तो 10वीं का सर्टिफिकेट बेसिकली अगर मान लीजिए आपने यूपी बोर्ड से आपकी 10वीं किया तो यूपी बोर्ड भी लिख सकते हैं, या फिर बोर्ड का पूरा नाम लिख सकते हैं, कोई दोनों में इशू नहीं होगा। एंड उसके बाद में इशू डेट, यानी कि कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ था, वो भी डेट आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है। कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके ईयर सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डेट, तो इस तरह से आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जो 10वीं का सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर डालेंगे और अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर देंगे। एंड इसके बाद आपको आपका निवास प्रमाण पत्र देना है। तो अगर आपके पास है तो आपको कैसे देना है वो आप यहाँ पर जान लीजिए। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र है, तो आपका सर्टिफिकेट भी कुछ इसी प्रकार का रहेगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर इसमें सबसे पहले पूछा है आपसे इश्यूइंग अथॉरिटी, यानी कि इसको किसने जारी किया है। तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ सक्षम अधिकारी के बाद में देखेंगे लिखा है उप जिलाधिकारी। तो आपका सर्टिफिकेट चेक करना है और देखना है कि सक्षम अधिकारी के बाद में कौन सी पोस्ट को लिखा गया है। तो जिस भी पोस्ट को लिखा गया है वही पोस्ट आपको यहाँ पर इश्यूइंग अथॉरिटी में लिखनी होगी। उसके बाद किस डेट में जारी हुआ है, तो ये जारी हुआ है यहाँ पर जारी दिनांक के सामने एक डेट देखने को आपको मिलेगी, वो डेट आप यहाँ पर डाल देना। फिर सर्टिफिकेट नंबर, तो जो प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने नंबर लिखा गया होगा वो नंबर आप यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर में डाल देंगे और अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर देंगे। इसी प्रकार से आपको कास्ट सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो इस तरह का आपका कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा जैसे कि आप ये वीडियो में देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा है तहसीलदार, यानी कि इसको जारी किया है तहसीलदार ने। तो आपको भी आपका सर्टिफिकेट देखना है और उसमें जिस भी पोस्ट के अधिकारी का नाम लिखा है या पोस्ट लिखी है वो पोस्ट आपको यहाँ पर लिखनी है, कौन सी डेट में जारी हुआ। जैसे कि यहाँ पर जारी दिनांक आपको देखने को मिल जाएगी, वो जारी दिनांक आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। फिर सर्टिफिकेट नंबर आपको प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने देखने को मिलेगा, वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा और उसके बाद आप यहाँ पर अपडेट के ऊपर क्लिक करके इस इन्फॉर्मेशन को भी अपडेट कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन फिल कर लेंगे वो इस तरह से आपके सामने होगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर नीचे प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में 2 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल है कि क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी के अंदर यानी कि प्रादेशिक सेना के अंदर 2 साल या उससे ज़्यादा की सर्विस की है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे। फिर पूछा कि क्या आपके पास नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी कि NCC B सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास B है तो ही आप यहाँ पर यस करना, नहीं तो आप इसमें नो ही रहने देंगे। फिर आपके सामने नीचे की तरफ आपका एड्रेस आएगा, आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। आप यहाँ पर सिंपली इन ऑप्शन के ऊपर टिक कीजिए और जो भी वेरिफिकेशन कोड आपके सामने आएगा वो आपको यहाँ पर डालना है और सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपने जो भी इन्फॉर्मेशन अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने आएगी। आप यहाँ पर अगर उस इन्फॉर्मेशन को देखना चाहते तो आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने भरी सिर्फ उसी में अगर आपको कोई चेंजेस करना है वो आप कर पाएंगे, नहीं तो आप प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फी एंड फाइनल सबमिशन इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आपको क्लिक है टू पे, इसके ऊपर क्लिक करना और यहाँ से ओके कर देना है। फिर गाइज आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा, अब आप यहाँ पर टिक कीजिए, यहाँ पर टिक कीजिए और प्रोसीड फॉर फ्री डिपोजिशन इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। नाउ आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है और अब आपके सामने पेमेंट करने के काफ़ी सारे विकल्प आ चुके हैं। आप जिस माध्यम से फी पेमेंट करना चाहे वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं चलिए यहाँ पर यूपीआई सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस QR कोड को सेलेक्ट करता हूँ, पे नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ। आपको भी सेम तरीके से ये करना है। चलिए मैं यहाँ पर आपको रियल टाइम में पेमेंट करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर ये पेमेंट कर दिया है और देखते हैं, आपको पेमेंट करने के बाद में कुछ नहीं करना है, आपको बस थोड़ा सा वेट कर लेना है। वेबसाइट ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगी और आपके सामने फॉर्म को जो प्रिंट करने का विकल्प है वो आ जाएगा। और इसी वीडियो के अंदर अब मैं आपको बताऊंगा अगर आपसे कोई भी एरर आ जाता है फ़ी पेमेंट करते समय तो आप दोबारा से फ़ी पेमेंट कैसे करेंगे, और फ़ी पेमेंट अगर आपका हो जाता है और वो अपडेट नहीं होता, आपका कोई एरर आ जाता है, आप फाइनल प्रिंट नहीं ले पाते, तो वो आपको कैसे करना है ये भी आपको बताया जाएगा। आप देख लीजिए कि फ़ी पेमेंट हो चुका है। मैं आपको प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करके दिखाता हूँ। इसके ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर ये जो प्रिंट का आइकन आप देख पा रहे हैं सेंटर में, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद में आपको आपका जो फॉर्म है वो सेव कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पर आपको इसको सेव करके दिखाता हूँ।
ये हमने इस तरह से इसको PDF के रूप में सेव कर लिया और बाद में आप जब चाहे इसको प्रिंट करा सकते हैं। ये आपका फॉर्म इस तरह से भरा जा चुका है। अब गाइज़ यहाँ पर बात करते हैं उन कैंडिडेट के बारे में जो कि गाइज़ यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम, चलिए एक एक करके बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप पेमेंट कर रहे थे और पेमेंट करते समय आपने पेमेंट कर दिया बट वो अपडेट नहीं हुआ, तो आप उसको फीस को अपडेट कैसे कराएंगे। तो आप यहाँ पर होम पेज पर आएंगे इस वेबसाइट के और ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की टैब के ऊपर क्लिक करके अपडेट योर ट्रांजेक्शन ID बाय डबल वेरिफिकेशन मोड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलता है जब आप फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं, पहले स्टेप के बाद ही मैसेज के माध्यम से आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड कर दिया जाता है। वो नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट करेंगे, जेंडर अपना सेलेक्ट करेंगे और वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और प्रोसीड के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ यहीं पर एक लिंक मिलेगा। जैसे आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो पेमेंट है वो अपडेट हो जाएगा। अब ये तो ही पहली प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम आती है कि जब आप फ़ी पेमेंट करते हैं तो वो एरर आ जाता है और आपका फ़ी पेमेंट नहीं हो पाता है। तो आप यहाँ पर इसी सेक्शन में एप्लीकेशन फ़ी डिपोजिशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अगेन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ आपका सेलेक्ट करेंगे, जेंडर अपना बताएंगे, फिर बताएंगे कि आप यूपी से हैं, अगर हाँ तो यस, और उसके बाद में आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आप बताएंगे और वेरिफिकेशन कोड डाल करके जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र किया जाएगा और आप अगेन अपना फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद गाइज अगली प्रॉब्लम यहाँ पर आती है उन कैंडिडेट के बारे में जैसे कि अब वो फ़ी पेमेंट तक पहुँच ही नहीं पाए, पहले ही कोई एरर आ गया और वो बीच में ही रह गई, तो वो आप अपना बाकी का फॉर्म कैसे भरेंगे। तो आपको यहीं पर रिमेनिंग डिटेल सबमिशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर सेम तरीके से इन्फॉर्मेशन देंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपका डोमिसाइल आप यूपी से है या नहीं, और उसके बाद में कैटेगरी, और फिर वेरिफिकेशन कोड डाल करके प्रोसीड करेंगे और जिस स्टेप पर आपको एरर आया था आपको उसी स्टेप पर सेंड किया जाएगा और आप यहाँ पर जो आपका बाकी का फॉर्म है वो कंप्लीट कर पाएंगे। इसके बाद गाइज बात आती है उन कैंडिडेट की जो कि प्रिंट नहीं ले पाते, तो आपको यहाँ पर इसी में प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। सेम तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, जेंडर बताना है, आर ई डोमिसाइल ऑफ यूपी इसका आंसर करना है, यस नो में कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और वेरिफिकेशन कोड डाल करके जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो आपको लास्ट पेज पर सेंड किया जाएगा जहाँ से आप प्रिंट करते हो और आप अपने फॉर्म का जो प्रिंट है वो ले पाएंगे। इसके बाद आते हैं उन कैंडिडेट की जानकारी जो कि गाइज अपना फॉर्म भरते समय कोई गलती कर देते, चाहे वो गलती कोई सी भी हो। अभी जो आपने फॉर्म भरते समय गलती की है वही आप चेंज कर पाएंगे। अगर आपने पीटी में कोई गलती की थी वो चेंज नहीं होगी। अभी जो आपने फॉर्म भरा है उसी में आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं और चेंजेस आपके कब तक चलेंगे वो मैं आपको बता दूँ। चेंजेस आपके बेसिकली चलेंगे, यहाँ पर डेट दी गई है 4 जून से लेकर के 1 जुलाई 2026 तक आप फॉर्म के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यानी कि फॉर्म भरते ही अगर आप मॉडिफिकेशन करना चाहे कर सकते हैं और कोई चार्ज भी नहीं देना होगा। तो आप यहीं पर इसी में जैसे कि मैंने आपको बताया भी ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की टैब में देखेंगे मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, रजिस्टर्ड नंबर जो नंबर आपने रजिस्टर किया वो आप यहाँ पर डालेंगे, वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और क्लिक या टू प्रोसीड के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके इस नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। जैसे आप ओटीपी वेरीफाई कर देंगे तो आपके सामने सभी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो कि अभी आपने भरी और जो इन्फॉर्मेशन उसमें से आपको एडिट करनी है वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से गाइज आप यहाँ पर ये जो आपका फॉर्म है वो भर पाएंगे। मैंने सभी चीज़ें अच्छे से बता दी है, मैंने हर पॉइंट इसमें कवर किया है। अभी भी आपका कोई सवाल डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।